है कि इग्नोर कर दो बीच बीच में। लास्ट लेक्चर में जो बायोसिंथेसिस प्रोसेस था वो पूरा वो तो था कि किस तरीके से हम जो फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज ऑल अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस जो था बायोसिंथेसिस प्रोसेस दैट वाज फॉर द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड, कि हाउ वी कैन मेक फैटी एसिड। लेकिन इसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तुम्हारा, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हाउ वी कैन ब्रेक द फैटी एसिड प्रोसेस। तो मैम इसमें ये भी आपने हाँ, कल समझाया था ना मैम? ये मैंने थोड़ा सा बताया था कल तुम्हें, लेकिन आज इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम। कल तो बस ये पढ़ा था हमने कि ये इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है। बायोसिंथेसिस का तो पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा था, जितनी भी वो 5 रिएक्शन पढ़ी थी ना, एक्टिवेशन, कंडेंसेशन और डिहाइड्रोजनेशन, रिडक्शन। तो वो सारी रिएक्शन जो थी वो हमने बायोसिंथेसिस की पढ़ी थी। लेकिन ये अब जो प्रोसेस है इसका तो बस हमने ओवरव्यू लिया था कि डिफरेंस क्या है ऑक्सीडेशन के अंदर और तुम्हारा बायोसिंथेसिस के अंदर। ये तो क्लियर है ना, बायोसिंथेसिस क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है फैटी एसिड का, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर यही कंफ्यूजन में रहा तो नहीं समझ में आएंगे आगे के स्टेप। बायोसिंथेसिस का मतलब तो क्या है, हम फैटी एसिड को बना रहे हैं। फैटी एसिड का भी तो फॉर्मेशन होता है ना कार्बोक्सिलाइड ग्रुप से, और फिर उसके जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, उन तीनों को मिला के हम फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो तो था बायोसिंथेसिस जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा है। अब हमारे पास फैटी एसिड है, लेकिन हमें फैटी एसिड को यूज करना है, तो उसको हमें ऑक्सीडेशन करना है, तो उसको हम ब्रेक करना है और छोटे पार्ट्स में। तो यहाँ पे इसमें हम प्रोसेस में हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से करेंगे हम फैटी एसिड का, या फिर हम फैटी एसिड को स्मॉल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, उसके बाद वो कैसे यूटिलाइज होगा। क्लियर है ये चीज? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, बायोसिंथेसिस और ये ऑक्सीडेशन? यस मैम। मनीष समझ में आ गया ऑक्सीडेशन क्या है और बायोसिंथेसिस क्या है? हाँ मैम। मैम एक आपने बताया था हाँ कि इसकी मतलब वो 5 स्टेज होती है। हाँ, वो मगर बायोसिंथेसिस की होती है। हाँ यस मैम। नहीं मैम, मैंने चेक करा था उस पर तो लिखा हुआ, उस पर 4 ही लिखा हुआ रहता है। एक जगह मैंने पढ़ा था उस पर सिर्फ एक तो कंडेंसेशन और। चार ना, उसमें रिएक्शन है। उसमें तुमने ध्यान दिया होगा रिडक्शन डिविजन 2 बार हो रहा है, एक तीसरे यस नंबर मैम। पे रिडक्शन था, फिर 5वें नंबर पे फिर से रिडक्शन है। तो यस कहने मैम। के लिए अगर नाम दें तो 4 ही रिएक्शन हुई, लेकिन 2 जगह रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिएक्शन तो 2 जगह काउंट होगी। भले ही वो सेम रिएक्शन है लेकिन काउंट तो होगी ना, 5 रिएक्शन पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर हम 5 रिएक्शन की टाइप देखें, लाइक एक्टिवेशन रिएक्शन है जो सबसे पहली है, रिडक्शन रिएक्शन दूसरी है, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन है, और फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, और फिर उससे रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये तो रिएक्शन तो 4 ही हैं, लेकिन वो जो स्टेप जो है उसके वो 5 स्टेप के अंदर वो कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए वहाँ पे मैंने कहा कि तुम्हें समझने के लिए, तुम ऐसा नहीं तुम 4 रिएक्शन याद कर लो फिर, लेकिन तुम ये भूल जाओ कि रिडक्शन 2 बार हो रहा है। इसलिए तुम्हें उस तरीके से याद दिलाया कि फर्स्ट एक्टिवेशन करो, कंडेंसेशन करो, फिर रिडक्शन करोगे, फिर डिहाइड्रोजनेशन करो, फिर से कंडक्शन है। तो 5 रिएक्शन है पूरी बायोसिंथेसिस की, तब जाके हम दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं। फिर दूसरी स्टेज का प्रोसेस था, उसमें तो सिर्फ एक ही रिएक्शन थी, 2 रिएक्शन थी उसके अंदर। फिर वो 2 रिएक्शन होंगी दूसरे स्टेज में भी, वही हाइड्रेशन और रिडक्शन की 2 रिएक्शन थी। फिर दूसरा स्टेज हो गया, जैसे ही वो तीसरे स्टेज में पहुंचेगा तो थर्ड स्टेज के बाद उसमें लिमिटेशन फैक्टर लग गया था कि अब हमें इस रिएक्शन को रोकना है। तो हमने उसे लिमिटेशन फैक्टर पढ़ा था उसका, जो उसमें पायरेनॉल थे। तो उसमें पायरेनॉल का फॉर्मेशन होने के बाद हमने उसे लिमिट कर दिया था, उसे खत्म कर दिया, टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही वो सब्सटेंस बनेगा। तो उसके मतलब हमें जितना फैटी एसिड चाहिए था उतना बन गया है डिजायरेबल अमाउंट में। तो वो जीन के ऊपर डिपेंड भी करता था, हमने फैक्टर्स पढ़े थे जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कब लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कि किस टाइम पे वो उसको रोकेंगे, उसको कौन कौन गवर्न करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो है 3 स्टेप का प्रोसेस, हर एक स्टेप की अपनी रिएक्शंस है। तो पहले स्टेप की 5 रिएक्शन है, दूसरे स्टेप की 2-3 रिएक्शन है, दूसरे स्टेप में 3 रिएक्शन है, और तीसरा जो स्टेप है वो टर्मिनेटिंग स्टेप है, उसमें बस एक रिएक्शन है। तो ये सारे स्टेप्स को रिएक्शन वाइज पढ़ना है। अब जैसे अभी हम फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, तो ऑक्सीडेशन भी देखो 3 टाइप से है यहाँ पे, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काइंड का ऑक्सीडेशन है वो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड का। ठीक है, तो अभी 3 प्रोसेस पढ़ेंगे, और सब पाथ कह सकते हो कि तुम जो माइनर पाथवे हैं, 2 तरीके के पाथवे होते हैं। एक पाथवे कौन सा है, मेजर पाथवे। तो मेजर पाथवे जो है इसमें फैटी एसिड के
ऑक्सीडेशन के अंदर, वो अब तो बायोसिंथेसिस तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब ऑक्सीडेशन के अंदर अगर हम इसका मेजर पाथवे देखेंगे कि हम इसको किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं फैटी एसिड को, तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेजर पार्ट है और सबसे हार्ड भी है, ठीक है, इसकी रिएक्शन इसी है। फिर ये अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है और ये है तुम्हारा ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये इजी है, इनमें कुछ हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा पूरे लेक्चर के अंदर वो कौन सा रहेगा, बीटा ऑक्सीडेशन का, कि हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के अंदर के रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ क्लियर है कि हमें तीन पाथवे पढ़ने हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में होता क्या है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट मतलब जब हम फैट को तोड़ेंगे, फैटी एसिड्स को तोड़ेंगे, तो उसमें मेजर काम क्या है, किस चीज़ को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इसमें देखो फैट्स आर मेनली ऑक्सीडाइज बाय बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो सबसे पहली जो इसका ऑक्सीडेशन का मेन टाइप है वो कौन सा है, बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसके थ्रू ही वो ब्रेक डाउन होगा, जो सबसे मेन है। उसके बाद भी दो और प्रोसेस है लेकिन वो माइनर पाथ में, उनसे इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं होता जितना ब्रेक डाउन किससे होता है, बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे से होगा। अब इसमें जो टोटल काम क्या होगा बीटा ऑक्सीडेशन में, कि इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होगी, बीटा कार्बन यहाँ पे यूज होगा इन दिस प्रोसेस, बीटा कार्बन इन द फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट। मतलब जितनी पहली रिएक्शन जो होगी उसके अंदर इसके 2 कार्बन के जो फ्रेगमेंट है वो रिमूव हो जाएंगे, हर स्टेप में वो अपने 2 कार्बन शॉर्ट करेगा। तो कुल मिला के उसके पास जितने भी टोटल कार्बन है फैटी एसिड के पास, हर एक रिएक्शन के अंदर उसे क्या करना है, अपने कार्बन को रिमूव करना है। हर एक रिएक्शन में 2 कार्बन वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और यही इसी तरीके से हमें रिमूव ऑफ कार्बन पढ़ते पढ़ते उसे सबसे छोटे पॉइंट पे लेके आना, और ये तभी होगा जब वो क्या करेगा, अपने कार्बन रिड्यूस करेगा। तो इसमें पूरे में हम यही देखना है कि वो किस तरीके से अपने कार्बन रिड्यूस कर रहे हैं। कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड अकर्स बाय बोथ मेजर एज वेल माइनर पाथवे। तो मेजर पाथवे भी है इसके और माइनर पाथवे भी है। तो ये जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है ये तो क्या है, हमारा मेजर पाथवे है, और जो ये 2 पाथवे थे अल्फा और ओमेगा पाथवे, ये दोनों क्या है, ये है माइनर पाथवे। तो इसमें मेजर पाथवे इंक्लूड बीटा ऑक्सीडेशन एंड माइनर इंक्लूड अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन। अब तक क्लियर है क्या हो रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, और फिर ना बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट करता है। मैम तो बीटा ऑक्सीडेशन ही है ना। अब हाँ बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे ये, अब स्टेप बाय स्टेप है। बहुत बेटर होगा अगर तुम लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें स्टेप्स बार बार तुम भूलोगे, तो इसलिए अच्छे से उसके वो बना लो नोट्स, क्योंकि बाद में पीपीटी से मुझे नहीं लगता तुम इतना टाइम, अब जब यहाँ पे टाइम दे ही रहे हो पढ़ने में तो बेटर है कि उस चीज़ को राइट अप करते जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी, समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बाद में पीपीटीज में तो पीपीटी की लैंग्वेज होती है, अगर ऐसी ही तुम्हें समझ में आता तो तुम पढ़ के भी समझ सकते थे फिर तो इसलिए बेटर है कि इसको छोटे छोटे जो मेन पॉइंट बताया करो उसको लिख लिया करो। अब सबसे पहला है कि बीटा ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है बाय विच फैटी एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल। अब फैटी एसिड का कौन सा वर्जन हम यूज करेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन, एसिटाइल को ए, ये मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। कहाँ ब्रेक डाउन होगा इसका, ब्रेक डाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी जो तुमने पहला जो हम बायोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था वो हो रहा था साइटोसोल के अंदर, ठीक है, ये भी डिफरेंस है। वो किसके अंदर था, साइटोसोल के अंदर हो रहा था, और ये प्रोसेस किसके अंदर होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन, और इन पेरिऑक्सिसोम्स टू जनरेट एसिटाइल को ए एंटर्स टीसीए पार्ट। या तो माइटोकॉन्ड्रिया, मेन तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, फिर पेरिऑक्सिसोम्स होते हैं सेल के अंदर, वो क्या करते हैं, वो जो एसिटाइल CoA है इसको एंटर कराते हैं किसमें, टीसीए साइकिल में। अगर तुम्हें टीसीए साइकिल याद हो अपना, तो मैसेज किया है क्या मैम? बोलो। आपने स्लाइड चेंज कर रखी है क्या? ये स्लाइड तो चेंज तो तुम्हें दिख रही होगी अच्छे से, अब तो यही तो अब स्लाइड है। दिखिए, अब दिखिए अच्छा मुझे। तुम्हें स्लाइड नहीं दिख रही थी, नहीं, तुमने बोला क्यों नहीं था?
मैं सोचा नेटवर्क की वजह से हो रहा, क्या है कि अटक रही थी आवाज भी इस वजह से। आवाज भी अटक रही है। हाँ, अब क्लियर आ रही हो तो। हाँ। अब इसमें पेरिऑक्सिसोम्स है, ठीक है। अब पेरिऑक्सिसोम्स क्या करते हैं, एसिटाइल CoA को एंटर कराते हैं किसमें, TCA साइकिल में। अगर तुम्हें TCA साइकिल, क्रैब साइकिल याद हो तो किससे स्टार्ट होता है, एसिटाइल CoA से वो स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे इस बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास एसिटाइल CoA है, इसको हम किसके अंदर भेजेंगे, इसको पहला प्रोसेस है कि हम इसको भेजें TCA साइकिल के अंदर, ठीक है। ये है TCA साइकिल के अंदर इसको भेजना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। इट अकर्स इन मैनी टिश्यूज इंक्लूडिंग लिवर, किडनी एंड हार्ट, ये तीनों में होता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हम बीटा ऑक्सीडेशन का पढ़ रहे हैं, लिवर के अंदर भी होता है, किडनी के अंदर भी होता है, हार्ट के अंदर भी होता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर इन ब्रेन एज फैटी एसिड कांट टेकन अप बाय द ऑर्गन। अब इसमें एक चीज है, फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है ये किसके अंदर नहीं होता, ब्रेन के अंदर नहीं होता। अगर तुम्हें याद हो ब्रेन किससे एनर्जी लेता है सबसे ज्यादा, मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ाया था। किससे एनर्जी लेता है ब्रेन सबसे ज्यादा, उसमें हमने पढ़ा भी था कि इतनी परसेंट ATP तो जो ब्रेन ही यूज कर लेता है, और बाकी की तो सब इतने बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा काम होता है। तो ब्रेन कहाँ से लेता है ये जो पूरी एनर्जी है, ये एनर्जी का ही तो फॉर्म कर रहे हैं। बीटा ऑक्सीडेशन में ये इतना जो मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हर चीज एनर्जी बनाने के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पे ब्रेन किसके थ्रू, कौन से ब्रेकडाउन के थ्रू एनर्जी लेता है, मैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के थ्रू। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के थ्रू, ठीक है। ब्रेन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज के उससे। अगर हम ग्लूकोज का इंटेक नहीं करें बॉडी के अंदर, थोड़ी देर बाद हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा। लिवर, किडनी, हार्ट काम करेंगे क्योंकि वो फैटी एसिड के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। ग्लूकोज ऐसा नहीं है लिवर, किडनी, हार्ट में काम नहीं करता, लेकिन मेजर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वो किसको भेजता है, वो ब्रेन को भेजता है। जितनी भी ज्यादा एनर्जी होगी वो हमारे ब्रेन में कहाँ जाती है, किसके थ्रू जाती है, ग्लूकोज के थ्रू जाती है। एज फैटी एसिड कांट बी टेकन अप बाय ऑर्गन, सो द फैटी एसिड जो है वो ऑर्गन्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हो ऑर्गन इनटेक जो है उनका वो कैसा है, कम है। अब ब्रेन का कम है, और जितने ये लिवर, किडनी, हार्ट हैं इनके अंदर क्या हो सकता है, पर्टिकुलर सब ऑर्गन्स में वो ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन दी है, ये रे। अब ये देखो, ये जो पूरा C16 कार्बन है, अब तुम्हें देखो ये जो 16 कार्बन है इसको ब्रेक करना है, और हर बार जब ये ब्रेक होगा एक फैटी एसिड, तो ये कितनी, हर बार 2 कार्बन लेस हो जाएंगे। मान लो दूसरी रिएक्शन में पहुंचा 14 बचेंगे, उससे दूसरी रिएक्शन में बचेगा तो 12, 10, 8, 6, इस तरीके से हमें से कार्बन 1 पे लाना है या कार्बन 0 पे लाना है। 0 कार्बन तो पॉसिबल नहीं है, कार्बन नंबर 2 पे हम इसको लेके आ जाते हैं। तो कार्बन नंबर 2 पे जब ये आ जाता है तब ये क्या कर सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में आ जाता है। तो इसलिए हर बार जब भी एक रिएक्शन होगी यहाँ पे कार्बन के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब इस पूरे बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, 3 स्टेजेस की। पहली स्टेजेस में एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसोल। तो सबसे पहले हमें फैटी एसिड को एक्टिवेट करना है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम कोई काम कराना चाहते हैं तो हम चाहते हैं वो एक्टिवेट हो जाए। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या होगी, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। जो प्रोसेस कहाँ पे होगा, साइटोसोल के अंदर होगा। दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब साइटोसोल के अंदर जो फैटी एसिड है तुम्हारा वो एक्टिवेट हो चुका है, अब उसको हमें फर्दर वर्किंग के लिए, क्या वो आगे काम करे, उसके लिए हम उसको कहाँ पे भेजेंगे, उसे हम भेजेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एक शटल है, जिस कौन सी है, कैरिनेटिन शटल। कैरिनेटिन शटल के थ्रू वो फैटी एसिड कहाँ पे पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचेगा। शटल होती है ना, शटल किसे कहते हैं हम, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जैसे बस नहीं होती, छोटी बस चलती है तो उनको शटल कहते हैं। तो उसी तरीके से कैरिनेटाइन जो शटल है वहाँ पे वो क्या करेगी, साइटोसोल में जो एक्टिवेट हो गया फैटी एसिड, उस एक्टिवेटेड फैटी एसिड को वो साइटोसोल से ले जाके कहाँ पहुंचाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाएगी। क्योंकि जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और जो पहला बायोसिंथेसिस प्रोसेस था, जब फैटी एसिड को हमने बनाया था तो वो साइटोसोल के अंदर हुआ था। तो बना हुआ फैटी एसिड कहाँ पे रखा हुआ है, साइटोसोल के अंदर रखा हुआ है। साइटोसोल से अब उसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें उसे माइटोकॉन्ड्रिया लाना पड़ेगा,
और उस काम के लिए हमारे पास क्या है, कैरेनाटिन शटल है यहाँ पे। नाउ बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जो प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन का पूरा प्रोसेस होगा वो किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा। अब पहला स्टेप इसका देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड कैसे होगा, एक्टिवेशन साइटोसोल के अंदर। तो दिस प्रोसीड बाय FA थायोकाइनेज। अब यहाँ पे पहला एंजाइम है जो इस एक्टिविटी को करेगा, ठीक है। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोसोल के अंदर, दैट इज फैटी एसिड थायोकाइनेज, और या फिर सिंपली उसे हम कह सकते हैं एकाइल CoA सिंथेटेज। दो नाम है इसके, एकाइल CoA सिंथेटेज या फिर तुम थायोकाइनेज याद कर लो, दोनों नाम याद कर सकते हो, सेम ही चीज है, FA थायोकाइनेज या एकाइल CoA सिंथेटेज that is present inside the cytosol, and this thiokinase ये भी अकेला नहीं कर सकता, इसको किसकी जरूरत होगी, ATP की जरूरत होगी, CoASH की जरूरत होगी, मैग्नीशियम की जरूरत होगी। देन इन सब चीजों को मिला के, यहाँ नीचे रिएक्शन लिखे हुए देखो, ये फैटी एसिड है, इसके साथ CoA मिलाया, ATP मिलाया, फिर इसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसका होगा, ये इस फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ATP की ज़रूरत है, CoA की ज़रूरत है, मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत है, थायोकाइनेज तो है ही एंजाइम जो कि इस पूरी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो थायोकाइनेज और इन सब को मिला के हम क्या कर सकते हैं, फैटी एसिड का एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो जब फैटी एसिड एक्टिवेटेड स्टेज में जाएगा तो यहाँ पे AMP और 2 फॉस्फेट ग्रुप में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाले फॉर्मेशन में जब फैटी एसिड आ जाएगा, CoA प्लस AMP प्लस 2 फॉस्फेट ग्रुप, तो इस वाले फॉर्मेशन में आने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा फैटी एसिड क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। पहली रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन है एक्टिवेशन में फैटी एसिड के? नहीं मैम। ठीक है, ये सब याद रखने, ठीक है, क्या क्या चाहिए, थायोकाइनेज चाहिए, ATP चाहिए, CoA चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सब प्रोडक्ट याद रखने हैं। देखो ये कन्वर्ट इसमें हो रहा है, रिएक्शन इज FA एकाइल CoA एंड वाटर, दो चीज में बाद में एक रिएक्शन कन्वर्ट प्रोडक्ट बनाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज FA एकाइल CoA एंड वाटर, ये इसमें ये सारी चीजें बनेगी यहाँ पे। अब सेकेंड रिएक्शन है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड CoA, फैटी एकाइल CoA फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो हमारे पास ये बन गया है यहाँ पे फैटी एसिड एकाइल CoA, अब इसको हमें एक्टिवेट करने के बाद हमें साइटोसोल से इसको कहाँ भेजना है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है। तो अब सेकंड काम आता है, इसको हम कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अप्लाई होता है जिससे हम क्या कहते हैं, कैरेनाटिन शटल, जो कि इसको अपने में बाइंड करेगी, जो फैटी एसिड CoA है हमारा, इसको अपने अंदर बाइंड करेगी और उसके बाद इसे कहाँ पे लेके जाएगी, मैट्रिक्स मेम्ब्रेन से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में इसको ये पहुँचाएगी। तो इसमें देखो क्या होगा, द साइटोसोल यहाँ पे ये हमारा FA CoA है जो यहाँ पे हमें बन गया, फिर ये किसके साथ मैशअप होगा, FA कैरेनाइटिन के साथ यहाँ पे ये मैशअप होगा। जैसे ही इसके साथ मैशअप होगा तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के लिए ये जो कैरेनाइटिन सब्सटेंस है ये फिलिक सब्सटेंस है। फिलिक सब्सटेंस का मतलब ये इसको अलाउ करेगी अंदर। अगर नॉर्मल फैटी एसिड होता ना, बिना एक्टिवेट हुए या फिर बिना कैरेनाइटिन शटल के, तो वो अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन इस मेम्ब्रेन के लायक नहीं है। इस मेम्ब्रेन के हिसाब से उसको अपने अंदर कॉन्फर्मेशन करने थे, इसीलिए वो एक्टिवेट हुआ और किसके साथ ऐड हुआ, कैरेनाइटिन के साथ ऐड हुआ। तो इस कैरेनाइटिन शटल के थ्रू वो यहाँ पे मेम्ब्रेन पे पहुंचेगा और ट्रांसलोकेज प्रोसेस के थ्रू वो कहाँ जाएगा, अंदर आएगा। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे इस जगह पे जब कैरेनाइटिन FA अपने इसको फैटी एसिड एकाइल CoA को लेके आएगा उस टाइम पे, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा होगी और अंदर मेम्ब्रेन के वो क्या होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो प्रोडक्ट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चलता है, और ये इसका फेवरेबल प्रोडक्ट भी है कि भाई ऐसा नहीं है कि मेम्ब्रेन इससे फेवरेबल नहीं है, मेम्ब्रेन उसको जानती है और समझती है, वो अलाउ करेगी उसको आना, लेकिन अलाउ बस उस कंडीशन में करेगी जब यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और इस जगह अंदर मैट्रिक्स के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो कहाँ पे आ जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन के थ्रू वो इजीली कहाँ जाएगा, अंदर ट्रांसलोकेज हो जाएगा।
तो इस तरीके से सेकंड पॉइंट में इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, बस एक ही चीज़ याद रखना है तुमको, फैटी एकाइल को ए के साथ कैरेनाइट वो क्या हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा, जो उसके लिए शटल का काम करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कॉन्सेंट्रेशन हाई है बाहर और अंदर कम है, उसके बेसिस पे वो बाहर से अंदर आएंगे और कहाँ पे पहुंच जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहुंच जाएंगे। ये देखो, इन्होंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया भी है। फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर यहाँ पे इन्होंने इसको एक्टिवेट किया है, फिर कैरेनाइट के थ्रू ये पे अंदर लेके आ गए यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। बीटा ऑक्सीडेशन का जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वो कौन सा है, टीसीए साइकिल। बीटा ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें पहला स्टेप कौन सा लेना होता है, दैट इज द टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल में NADH और FADH2 बनते हैं, हमें याद है टीसीए साइकिल तो उसमें NADH2 बना था, FADH2 बने थे। फिर NADH2 और FADH2 को हम कहाँ भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजते हैं। याद है जब हम इससे ATP बनाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, NADH, FADH2 और भी जो मॉलिक्यूल हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन सबको हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था। यहाँ से क्या बनती है, ATP का फॉर्मेशन होता है। और यही इन सारे प्रोसेस का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने टीसीए साइकिल ऑलरेडी पढ़ लिया है तो हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ अब इसके की पॉइंट्स देखेंगे बस, जो हमें इस नॉर्मल प्रोसेस के लिए चाहिए। टीसीए साइकिल में और भी बहुत चीज़ें बनती हैं, और भी इंटरमीडिएट चीज़ बनती है, लेकिन हम यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस पढ़ेंगे वो सिर्फ वो प्रोसेस पढ़ेंगे जो सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। लेकिन टीसीए साइकिल, और इसलिए मैं कह रही हूँ जितने भी हमने साइकिल पढ़ लिए ना अब तक, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, तो जब सबसे इम्पॉर्टेंट साइकिल है जो तुम्हें बता रही हूँ, ये क्यों, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर तुमने एक साइकिल बीच में छोड़ा तो तुम दूसरा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दूसरे साइकिल में कोई एक ऐसी चीज़ यूज़ हो रही होगी जो पहले साइकिल से बनी हुई होगी। तो इसलिए जैसे यहाँ पे इन्होंने सीधा लिख दिया टीसीए साइकिल, आदमी बीटा ऑक्सीडेशन तब पढ़ेगा जब उसने टीसीए साइकिल पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर उसने टीसीए साइकिल नहीं पढ़ा तो कोई भी तुमको बीटा ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन में सीधी वो चीज़ें हैं जो आप टीसीए साइकिल से उठा रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हें ये टॉपिक हमने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि बाद में इससे पहले जितने भी साइकिल आपने पढ़ लिए वो सब यहाँ पे अब यूज़ होने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी यूज़ हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस यूज़ हुआ था, क्रैब साइकिल यूज़ हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रैब साइकिल टीसीए की बात है, तो ये भी यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है, किसमें, बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहला जो टीसीए साइकिल का इनिशिएशन था, जहाँ से टीसीए साइकिल क्या हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी, वो कौन सा था, एसिटाइल कोए। तो यहाँ पे एसिटाइल कोए है, उसको चाहिए क्योंकि वही आया है यहाँ तक अब तक। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट निकालने हैं, तो इनके इंटरमीडिएट पोजीशन से हमें NADH और FADH2 मिलते हैं। अब इन NADH और FADH2 को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालेंगे और ATP बनाएंगे। अब इसके अंदर यही देखो, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट एकाइल कोए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप। इसको जब ये ट्रांसपोर्ट होता है एकाइल कोए इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये कौन सा है, दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप। हाउ, अब ये देखते हैं। Acyl group from acyl CoA is transferred to carenate to form acyl kainate catalyzed by carenatine acyl transferase cell। अब इसमें ये जो पूरा प्रोसेस बताया कि जैसे अभी मैंने पढ़ाया था ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से वो अंदर आएंगे, तो उस टाइम पे भी उनको कौन कौन और हेल्प करेगा वो देखते हैं। अब एकाइल ग्रुप है यहाँ पे, ये आया है अभी कहाँ पे, किसके साथ मिलके आया है, कैरेनाटाइन के साथ। अब इसको कैरेनाटिन के साथ भी एडअप होने के लिए कौन कैटेलाइज करता है, दिस हार्मोन, दिस इज कॉल्ड कैरेनाटिन एकाइल ट्रांसफरेज 1। ठीक है, Carnitine acyl transferase 1. This is the enzyme which is going to help this acyl CoA to add with carnitine. ठीक है, अब इसके साथ एड ऑन होने के लिए वो ये सब कहाँ हो रहा है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन में। जैसे मान लो इस जगह में देखो, जैसे ये आ गए हैं बट ये यहाँ पे हैं, इस जगह अंदर मैट्रिक्स में नहीं आए। कहाँ पे है, मेम्ब्रेन के अंदर तो जस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से आ गए, लेकिन इनको मैट्रिक्स में आना है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आने के लिए यहाँ पे रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो वो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं जो कि इनको आउटर मेम्ब्रेन से किसके अंदर लेके आएगी, मैट्रिक्स के अंदर लेके आएगी। अब ये देखो, एकाइल एक्रेनाइट ये बन गया है। ठीक है, एकाइल भी और कैरेनाटिन दोनों ऐड हो गए हैं, तो ये बन गया एकाइल कैरेनाटिन।
is then shuttled across the inner mitochondrial membrane by a translocase enzyme. अब ये आउटर मेम्ब्रेन में तो ये वाली रिएक्शन हो गई, अभी आ गया इसकी इनर मेम्ब्रेन में, दूसरी मेम्ब्रेन में किसके थ्रू आते हैं, एक एंजाइम है, कौन सा, ट्रांसलोकेज एंजाइम, यहाँ पे भी लिखा हुआ था वो, ये देखो ट्रांसलोकेज एंजाइम है जो कि इन्हें इनर मेम्ब्रेन के अंदर लेके आता है। अब ट्रांसलोकेज एंजाइम उसको अंदर ले आया। नाउ द एकाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बैक टू CoA इन मैट्रिक्स बाय केरानाइट एकाइल ट्रांसफरेज 2। अब एकाइल ग्रुप को ये किस में ट्रांसफर करेंगे, फिर से इन्होंने CoA में बदलना है, ठीक है। एकाइल ग्रुप जो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में बन गया था ना, अंदर आने के लिए इसने कॉम्बिनेशन बना लिया था, क्योंकि अकेला तो अंदर आ नहीं सकता था, तो इसलिए इन दोनों ने कॉम्बिनेशन बना के अंदर आए। लेकिन अब काम इनका नहीं है, एकाइल कैरानाइट का काम नहीं है, अंदर हमें क्या चाहिए, बस एकाइल ग्रुप ही चाहिए, जो कि किसके फॉर्म में चाहिए, CoA के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि TCA साइकिल में जाने के लिए यहाँ पे देखो किसकी जरूरत है, एसिटाइल CoA की जरूरत है, एसिटाइल कैरानाइट की जरूरत नहीं है, हमें ये चाहिए। अब तो इसको चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से एक रिएक्शन करते हैं वापस उसको उसमें बदलने के लिए, और जिसके लिए हमें कौन सा एंजाइम यूज करना होता है, कैरेनिटिन एकाइल ट्रांसफरेज 2, ये वाला एंजाइम यूज होता है जो फिर से उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रही है तीनों रिएक्शन कैसे हो रही है? कोई कंफ्यूजन इन रिएक्शंस में तो अभी पूछो, वरना बाद में ऐसे जाओगे तो दिक्कत होगी। नहीं मैम, आपने जो अभी बताया था ना रिएक्शन वाली थर्ड, कौन सी रिएक्शन पूछो। अभी आपने मतलब जो पीछे वाली साइकिल बताई थी, इसमें यस मैम। कौन सी जगह पे? मैम इसमें जो CPT1 लिखा हुआ है ना मैम, आपने कहा कि वो मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन होकर फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना रहा है। CPT1 में नहीं बना रहा, वो तो मैट्रिक्स के अंदर बना रहा है। यहाँ पे ये तो आउटर इनर मेम्ब्रेन ही, तो आउटर मेम्ब्रेन ही, इनर मेम्ब्रेन ही, ये मैट्रिक्स है। 3 पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, 3 पार्ट में डिवाइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इनर मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन की ये रिएक्शन, पहली रिएक्शन, इनर मेम्ब्रेन की दूसरी रिएक्शन, अंदर मैट्रिक्स में जब ये पहुंचेगा तो इसको ये वाली रिएक्शन करनी है। तो ये 3 रिएक्शन 3 पार्ट की, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। 3 जगह, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन की पहली रिएक्शन, दूसरे मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके लिए दूसरी रिएक्शन, और अंदर मैट्रिक्स में आने के लिए जो लिक्विड है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें आने के लिए फिर से इसको मैंने बताया था एकाइल CoA ग्रुप में चाहिए, तो ये इस वाले एंजाइम के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एकाइल CoA ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। उस एकाइल CoA ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये पूरा TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP। ये कब होगा, उसके लिए आपको ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। ये प्रोसेस तो बहुत बात का है, ये तो 4th नंबर का प्रोसेस है। ये कब होगा, जब आपके पास फिर से एसिटाइल CoA आ जाएगा, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। उससे पहले तक तो आपको ये यहाँ तक आना है, साइटोसोल से कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर आना है। तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, ये हमने उसके लिए पढ़ी हैं जब आपका एसिटाइल CoA किसके अंदर आ जाए, मैट्रिक्स के अंदर आ जाए। समझ में आ रहा है क्या ये? यस मैम, ये आपने कहा था कि इसमें जो वो NADPH और NADPH2 और वो लिए थे अपने, मतलब TCA साइकिल्स है, तो उसमें तो हम ATP तो फॉर्म हुआ था, वो भी तो लेंगे। ATP तो फॉर्म ही हो गया ना, उसमें हमें ATP ही तो बनाना है, तो हम ATP को ATP से कैसे बनाए, ATP से ATP कैसे बनाएंगे ना, ATP क्यों लेंगे? हम तो ऐसी चीज लेंगे जिससे हम ATP बना सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसे ये मॉलिक्यूल बने थे, NADH और FADH2, जिनसे हम क्या बना सकते हैं, ATP बना सकते हैं। और तो ऑलरेडी ATP है, तो ATP से ATP क्यों बनाएंगे, ATP की जरूरत नहीं, ATP तो बन गई, वो रिलीज हो जाएगी जहाँ उसका एनर्जी जाना होगा। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी के काम में नहीं आएंगे, इनको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये TCA साइकिल से हमें मिला था, और हमें पता है कि इस चीज में कैपेसिटी है, कि हमें पता है कि इसके पास वो पावर है जो बहुत सारे ATP बना सकती है। इसलिए हमने इन प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाला। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम ही है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए उसको जिससे वो ATP बना सके।
तो यहाँ से उसने TCA साइकिल से वो प्रोडक्ट उठाए NADH और FADH2, उनको फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाला और ATP बनाया। वो सिर्फ ATP तो उसी चीज से बन सकती है ना, ATP से कैसे बन सकती है? मैंने माना TCA साइकिल में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकलते हैं, लेकिन उन ATP का हमें काम नहीं है। वो ATP तो ऑलरेडी बन गए हैं ना, उन ATP का हम क्या करेंगे? अब ऑलरेडी वो तो ATP यूज हो गए होंगे जहाँ उनको चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ATP बना सकते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल देंगे, क्योंकि उसको सोर्स चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोडक्ट ऑलरेडी है तो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट थोड़ा ना बनाएंगे, जो सोर्स चाहिए उसी से तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वो वाले मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे जो कि ATP बना सकते हैं, और ये होगा मैट्रिक्स के अंदर, फोर्थ रिएक्शन के अंदर होगा ये प्रोसेस। क्लियर है? यस मैम। मनीष, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आया मैम, कम आया मेरे तो। साइकिल कम ही आती है मेरी समझ में। साइकिल बहुत ज़रूरी होती है समझने के लिए, क्योंकि जो इंसान हाँ। साइकिल नहीं समझ, मैंने तुम्हारा ऐसा नहीं है, साइकिल थोड़ी होती है ऐसे कंफ्यूजन, लेकिन इनको ना समझना चाहिए। ये थोड़ी सी बेकार नहीं, लगती है, मैं लेकिन जो साइकिलें पढ़ता आ रहा हूँ ना, नाइट्रोजन की, इनकी सबकी, तो मेरे कमी समझ में आती है। खूब पढ़ लेता हूँ तो भी नहीं समझ में आती है। इनका रटना ही तो नहीं है ये। देखो, कुछ चीज़ें तो रटने की होती हैं इसमें, मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें समझने की है इसमें कुछ, जैसे, लेकिन इनमें क्या होता है ना, अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना एक बार, तो ये जो चीज़ें हैं इनके हमें कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, तो उससे हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन देखो यहाँ पे मानो जो एंजाइम्स के नाम है, 90% एंजाइम के नाम वही होते हैं जो कि उस रिएक्शन में हो रहा होता है। अब यहाँ पे जैसे ये थर्ड रिएक्शन है, एकाइल ग्रुप को हमें किस में बदलना है? COA में बदलना है। और ये ये एकाइल कार्नी, ये कैरेनाइटिन जो ग्रुप है, इसको हमें एकाइल COA में कन्वर्ट करना है। तो हम कैरेनाइटिन, एकाइल और ट्रांसफरेज, क्योंकि हमें ट्रांसफर करना है, तो ये एंजाइम इजीली यहाँ पे 2 में आएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो ट्रांसफरेज 1 था, तो हम इसको ट्रांसफरेज 1 तो नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ दूसरी रिएक्शन हो रही है तो उसने उसको 2 कर दिया। और यहाँ पे वो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ईजी है, ट्रांसलोकेशन कराने वाला एंजाइम क्या होता है? ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है। तो इसमें बहुत इस तरीके से पॉइंट कुछ ऐसे याद करने पड़ते हैं, थोड़ा सा उसको याद तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन इसे कनेक्टेडली पढ़ना। मतलब जब तुम इसको पढ़ना स्टार्ट करो तो स्टार्ट करो इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से पढ़ना। एक जगह पे कोई भी एक चार्ट ले लो, या तो बहुत अच्छा रहता है कि अगर तुम एक चार्ट पेपर लो, क्योंकि चार्ट पेपर बड़ा होता है, कॉपी के पेज होते हैं छोटे। चार्ट पेपर पे सबसे पहला साइकिल बनाओ तुम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, उसमें ब्रैकेट में लिखो इससे क्या क्या मिला है। दूसरा पाथवे उसके बगल में बनाओ ग्लाइकोलाइसिस, फिर तुम लिखो ग्लाइकोलाइसिस से तुम्हें क्या क्या मिला है। ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट बगल में, बिल्कुल उसी एक, स्टार्टिंग के 3 बता रही हूँ, ऊपर ऊपर जो बनाओगे, ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट बगल में तुम बनाओ ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो उसका ऑपोजिट रहता है हमेशा। फिर उसके बाद नीचे थर्ड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नीचे बनाओ क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के जस्ट बगल में बनाओ फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद में ये बनाओ बीटा ऑक्सीडेशन और वो बायोसिंथेसिस। ये अगर तुम्हारे 6-7 साइकिल तुम एक चार्ट पेपर पे बनाओगे ना एक साथ ऊपर नीचे, तब तुम्हें पता चलेगा ये सब लिंक्ड है। जो चीज़ एक में है वो दूसरे में भी यूज हो रही है, एक का प्रोडक्ट इसमें काम आ रहा है, तो वो तब जाके तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे। अब क्या है कि ये इतने बड़े हैं कि एक साथ इनको पढ़ाना मुश्किल है, या तो चलो सामने बैठे हो तो तुम्हें कॉपी पे बना के ऐसे एक एक साइकिल है उसका बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनको तुम खुद, अभी तुम्हारे पास सबकी डायग्राम है, हर चीज़ है, तो उनको तुम लो एक चार्ट पेपर में बनाओ, और हर एक उसके वो लिखो कि कौन से रिएक्शन से कौन से किस में कन्वर्ट हो रही है, उसमें कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, और उसमें तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। बस 3 ही चीज़ हमें साइकिल में पढ़नी होती है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या बना, और उसमें कौन सा एंजाइम यूज हुआ, और उससे हमें क्या क्या मिला। ये 3 चीज़ें अगर तुम्हें पढ़ ली, इसमें समझ में आ गई धीरे धीरे, तो तुमको वो पूरे साइकिल्स ईजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर तुम्हें साइकिल अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि साइकिल्स के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ों के आंसर छुपे हुए होते हैं। जो भी बॉडी के अंदर हो रहा है हमारे, उसमें साइकिल सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी में साइकिल्स के अलावा कुछ है ही नहीं, पूरे टाइम में हम बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हर चीज़ एक साइकिल पे डिपेंड करती है। और ये साइकिल ही है, थ्योरेटिकल तो बहुत है पढ़ने के लिए, तो हाँ बॉटनी पूरा थ्योरेटिकल है, पढ़ते रहो, लेकिन ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा तुम्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए इनमें, अच्छे से समझ में आएंगी बाद में। स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लगती है, बट ठीक है, फिर बाद में अच्छी लगने लगेगी। अब ये आ गया हमारा, अब 2 रिएक्शन हमने पढ़ ली, पहला एक्टिवेशन हो गया,
दूसरा साइटोसोल से वो किस में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने में क्या चीज़ है, सबसे पहले तो FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज फर्स्ट प्रोसेस है स्टेप 1 ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो ये पहले जो 4 रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, फिर से ऑक्सीडेशन, थायोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, 4 ये रिएक्शन याद करनी है कि पहले ऑक्सीडेशन है, फिर हाइड्रेशन है, फिर ऑक्सीडेशन है, फिर थायोलाइटिक क्लीवेज है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन यहाँ किसका हो रहा है, FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, FAD का यहाँ जो लिंक डिहाइड्रोजनेशन होगा। दूसरा हाइड्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रेटेज के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू हो रहा है, यहाँ हाइड्रेटेज के थ्रू हो रहा है। ऑक्सीडेशन यहाँ किसके थ्रू हो रहा है, NAD लिंक डिहाइड्रोजनेज। वहाँ FAD लिंक है, यहाँ NAD। क्यों, क्योंकि FADH को तो कौन तोड़ेगा, ये FAD डिहाइड्रोजनेज। NADH है, उसको कौन तोड़ेगा, NADH लिंक डिहाइड्रोजनेज। अभी हमें पढ़ा है ना ये बीटा ऑक्सीडेशन में। अब ये देखो NADH था और FADH2 था, हमें इनको तोड़ना है। तो इन दोनों को तोड़ने के लिए हमें इनका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो इनका ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे तो वो किसके थ्रू होगा, NADH का तो NAD बेस्ड डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू, और FADH2 का FAD बेस्ड डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू। इसलिए यहाँ पे ये 2 रिएक्शन रखे हैं, FAD बेस्ड और NAD बेस्ड। यहाँ पे हाइड्रेशन होगा हाइड्रेटेट्स के थ्रू, और लास्ट है क्लीवेज, मतलब जिसमें चेन ब्रेक हो जाएगी, जो किसके थ्रू होगा, थायलोज के थ्रू। तो ये 4 रिएक्शन है जो किसमें काम आएंगी, तुम्हारी प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन जो मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन जो है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ एकाइल कोए बाय एन एकाइल कोए डिहाइड्रोजनेज टू गिव अ बीटा अनसैचुरेटेड एकाइल कोए। अब पहली जो ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं FAD के लिए। ठीक है, पहली रिएक्शन किसके लिए, FAD के लिए। सिंपल, इन सब जो भी लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, बस तुम्हें ये क्या याद रखना है कि यहाँ पे हमें FAD से FADH2 का जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे मेन फोकस है हमारा। तो इसमें ये जो रिएक्शन को जो हेल्प करने वाला है वो कौन करेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे एकाइल क्यूए किसके थ्रू, ये बस एक तुम्हें ये याद रखना है। ये अगर तुम यहाँ से याद रखोगे तो याद रहेगा इस जगह से। एकाइल को ए तो हमें लगाएंगे क्योंकि इसको हमें तोड़ना है, और बाद में क्या लगा देना है, सीधा डिहाइड्रोजनेज लगाना है, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन में कन्वर्ट कर रहा है। क्या देने के लिए हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए हमें यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एकाइल को ए, या फिर उसको सिंपली कह सकते हैं इनॉइल को ए। हमें बस इस प्रोडक्ट का याद रखना है कि फर्स्ट रिएक्शन का हमें प्रोडक्ट चाहिए एनाइल COA प्रोडक्ट चाहिए, जो कि हम किसके थ्रू लेंगे, FAD का हाइड्रोजन एक्सेप्टेंस के थ्रू लेंगे। किसकी तरह, ऑक्सीडेशन है ना यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब कोई कुछ गेन करेगा। तो यहाँ पे FAD ने क्या गेन किया है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे इसने गेन किया है इस वाले प्रोसेस के अंदर। यहाँ एक FAD था, उसने एक हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या किया है, गेन करा है, ऑक्सीडेशन है इसलिए। अगर रिडक्शन होता तो यहाँ पे FADH2 से एक हाइड्रोजन निकल जाता और FAD में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो इसीलिए FAD किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे FADH2 में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या है, एकाइल कोए का डिहाइड्रोजनेशन है, लेकिन FAD के लिए वो ऑक्सीडेशन है। इसके लिए तो भाई क्या है, वो डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये अपने कार्बन को लूज कर रहा है, तो इसके लिए डिहाइड्रोजनेशन और इसके लिए ऑक्सीडेशन। तो इसलिए रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन, लेकिन हो किसके थ्रू रहा है, एकाइल को ए के डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू हो रहा है, जिससे हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अनसैचुरेटेड एकाइल को ए मीन्स इनॉइल को ए। इसी में इस पूरे उसमें ऑक्सीडेशन का काम FAD करेगा बाय अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। एक हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, और फाइनली हमको प्रोडक्ट मिलेगा एनाइल को ए। ये तो हमें फर्स्ट रिएक्शन से मिल गया। अब सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रेशन होगा टू द डबल बॉन्ड ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिलाइल कोए, जिसको हम हाइड्रोक्साइल कोए भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमको बस ये चाहिए, तुम सीधा चाहे अगर तुम्हें नहीं भी याद रखना ना बहुत ज़्यादा, तुम सीधा क्या याद रख लो, सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रेशन होता है जिसके थ्रू हमें मिलता है हाइड्रोक्सी एकाइल कोए। बीच का सब छोड़ दो स्टेप, अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो ठीक है, अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे तो पूरी रिएक्शन तो इस तरीके से, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तब हाइड्रेटेज हो रहा है, क्योंकि डिहाइड्रेटेड होता तो वाटर निकल जाता, लेकिन ये क्या हाइड्रेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पे वाटर ऐड होगा। तो एक वाटर ऐड होगा, तो जैसे ही एक वाटर ऐड होगा 2 कार्बन फिर से निकलेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल CoA। बस तुम इतना याद रख लेना, सेकेंड रिएक्शन हाइड्रेशन की है जिसके अंदर हमें मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एकाइल CoA। पहली रिएक्शन से हमें मिला था एनाइल CoA, दूसरी रिएक्शन से हमें हाइड्रोक्सी एकाइल CoA, थर्ड रिएक्शन से हमें कीटो एकाइल CoA। इनके नाम याद रखने हैं। थर्ड फिर से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, इस बार ऑक्सीडेशन हो रहा है NAD का। NAD इस बार हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और जिसके थ्रू बन रहा है कीटो एकाइल CoA, कीटो ग्रुप बन जाएगा ये। फिर फोर्थ रिएक्शन में हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, एसिटाइल CoA। हाँ एग्जाम ऑफलाइन होगी? हाँ ऑफलाइन होगी? और एक बात बताओ, हाँ तुम्हें एग्जाम से मुझे याद आया, क्या? चलो नहीं तो ठीक है, ये फोर्थ, अभी रुक जाओ 2 मिनट बाद बात करते हैं, इसको देख ले। फोर्थ रिएक्शन जो है, ये जो फोर्थ रिएक्शन है, इसमें हमें फाइनल वो प्रोडक्ट मिल गया जो हमें चाहिए था, क्या, एसिटाइल CoA। इतनी चारों रिएक्शन करने के बाद, पहली रिएक्शन जिसमें हमें एनाइल मिला, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोक्सी एसाइल CoA मिला, थर्ड रिएक्शन कीटो एकाइल CoA मिला, और फोर्थ रिएक्शन हमें यहाँ पे क्या मिला, एसिटाइल CoA मिला। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें चाहिए था, क्योंकि यही हमें TCA साइकिल के अंदर ले जाएगा। ठीक है, एसिटाइल CoA ही है जो प्रोडक्ट किसके अंदर जाएगा, TCA साइकिल के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन है जो अभी तुमने पढ़ा है ना पूरा इतना, ये इसको, ये पूरा एक रिएक्शन के वर्जन में है। एसिटाइल CoA से स्टार्ट होगा पूरा। अब इसकी एनर्जेटिक्स जो है, मतलब कितनी एनर्जी इसमें से बनेगी, तो FADH2 है, इससे कितनी बनेगी, 1.5 ATP का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। NADH2 है, इससे 2.5 ATP बनेंगे। ईच साइकिल से 4 ATP, पैलेमेट साइड 7 साइकिल जिससे 28 ATP, एसिटाइल CoA 8 × 10 80 ATP, एक्टिवेशन एनर्जी लॉस तो -2 ATP हो जाएगा यहाँ पे, नेट एनर्जी 108 - 2 106 ATP यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा एक साइकिल से। ठीक है, ईच साइकिल से यहाँ पे कितनी ATP फॉर्म हो रही है, टोटल 106 ATP फॉर्म होगी इस पूरे बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। अब पूछो क्या पूछते थे। एग्जाम के बारे में पूछ रहा था मैं, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन? एक मिनट,